वेलकम बैक गाइस टू पॉइंट टू ब्रेन्स। और आज हम करने वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का यूनिट 2। बेसिकली ये हमारा वेल्डिंग के बारे में है, कितने टाइप की वेल्डिंग होती हैं, वेल्डिंग क्या होती है, हम टेक्निक्स पढ़ेंगे, जॉइंट्स पढ़ेंगे एंड ऑल। आप सब देख सकते हो। एज़ यूजुअल सबसे ऊपर हमने आपका आईपीओ का सिलेबस डाला हुआ है और नीचे जिस तरह से हमने पढ़ाया हुआ है पॉइंट वाइज लिखा हुआ है। एक तरह से आप कह सकते हो पूरे यूनिट को ब्रेक करा हुआ है इजीली, ताकि आपको मेमोराइज हो जाए, माइंड में आप कह सकते हो आप इसे। तो सबसे पहले हम वेल्डिंग देखेंगे क्या होती है और उसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे। जो हमारा मेन वेल्डिंग प्रोसेस होगा ना, हम उसको बाद में करेंगे। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी सारी हैं और अगर हम ये पढ़ेंगे तो ऊपर के छोटे छोटे पॉइंट्स हम याद करने से पहले ही भाग जाएंगे इसके। तो मेटल जॉइनिंग हमारी यूनिट का नाम है। मेटल जॉइनिंग से आप क्या समझते हो कि हमारे पास दो डिफरेंट टाइप के मेटल्स हैं, या सेम टाइप के भी हो सकते हैं। जैसे हमारे पास दो रॉड हैं और हमें उन्हें जॉइन करना है, उस प्रोसेस को हम वेल्डिंग बोलते हैं। अब एक वेल्डिंग होता है और एक और आप बाद में पढ़ोगे एक फॉर्जिंग होता है। दोनों में क्या डिफरेंस होता है? मेजरली जो वेल्डिंग होती है वो मेल्टिंग पॉइंट से अबव टेम्परेचर पे होती है, एट अबव मेल्टिंग पॉइंट। और जो हम यूनिट 3 में पढ़ेंगे फोर्जिंग एंड सोल्डरिंग, वो मेल्टिंग पॉइंट से नीचे होती है। इसके एडवांटेज हैं परमानेंट जॉइंट, लीक प्रूफ जॉइंट, स्ट्रेंथ इज मोर। ये कॉमन है पर आप पढ़ के जाना, क्योंकि पेपर में एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की हेडिंग डाल के लोगोगे तो चेकर को लगेगा कि हाँ भाई इसे पता है। ये अलग अलग टाइप के जॉइंट्स हैं। बट जॉइंट, जिसमें ये दो रॉड है आप देख सकते हो, एक दूसरे के क्रॉस सेक्शनल एरिया के थ्रू हम जॉइंट करते हैं, लैप में एक के ऊपर एक रख के। कॉर्नर जॉइंट, इसको टी जॉइंट बोलते हैं, इसको एल जॉइंट भी बोलते हैं, ये एज जॉइंट्स। अब वेल्डिंग प्रिपेयर करने से पहले हमें एजेस प्रिपेयर करने होते हैं, वो बाद में देखते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग में देखो, वेल्डिंग को हम मेजरली तीन टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं: सोर्स ऑफ एनर्जी, हीट प्रेशर और फिलर मेटल। आपके ये पहले दो पार्ट इतने ज़रूरी नहीं है, ये नहीं पूछ रहे थे, पर फिलर मटेरियल के बेसिस पे क्लासिफिकेशन काफ़ी बार एग्जाम में आती है, तो हम इसी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली भाई वन शॉट है, पूरा सिलेबस कवर तो कर नहीं सकते, आप भी पेपर से एक दिन पहले ही देखने आ रहे हो। तो ऑटोजीनियस वेल्डिंग क्या होता है? ये उस टाइप की वेल्डिंग होती है जिसमें हमें एक फिलर मेटल नहीं चाहिए होता। फिलर मेटल क्या करता है, जब हम दो मेटल को जॉइन कर रहे होते हैं तो अपने शॉप्स में देखा होगा कि वो एक टॉर्च से ब्राइट लाइट होती है जॉइंट पे, वो उसको मूव करते हैं तो वेल्ड होता रहता है। उस केस में हमें एक फिलर मेटल चाहिए होता है जो कि वेल्ड पूल के बीच के डिस्टेंस को कवर करता रहे। हाई टेम्परेचर हमारे दोनों मेटल मेल्ट हो जाएंगे, मेल्ट हो जाने के बाद वो इधर उधर भागेंगे, तो बीच में कुछ गैप बच जाएगा, उसको फिल करने के लिए फिलर मेटल का यूज़ करते हैं। ऑटोजीनियस, जिसमें फिलर मेटल की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप अपना काम कर लेते हैं। होमोजीनियस में हम फिलर मेटल डालते हैं और वो सेम टाइप होता है जो हमारा वर्क पीस का मेटल है। हेट्रोजीनियस में फिलर मेटल का जो प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट होती है। ओके, तो समझ गए होगे। ऑटोजीनियस में नो फिलर मेटल, होमोजीनियस में फिलर मेटल विद सेम प्रॉपर्टी, हेट्रोजीनियस में भी फिलर मटेरियल चाहिए पर बट डिफरेंट प्रॉपर्टी। ये टाइप्स ऑफ वेल्ड देख सकते हो। ये जो हमने जॉइंट पढ़ा था ऊपर, स्ट्रेट जॉइंट से बेड वेल्ड, फिलेट वेल्ड, स्पॉट सीम, ये हम आगे पढ़ेंगे रेजिस्टेंस वेल्डिंग में स्पॉट और सीम। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि हमें अगर वेल्डिंग करनी है तो उससे पहले कुछ प्रिपरेशन करनी पड़ती है। जो हमारे दो पीसीज हैं वो किस प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं, लाइक स्टील है या कॉपर है, और उसकी थिकनेस क्या है, उसके ऊपर कोई कोटिंग हो रखी है नहीं हो रखी, इन सब बेसिस के हिसाब से हम उसमें प्रिपरेशन करते हैं। तो जिन दो पार्ट पे हमें वेल्ड करना है, जहाँ पे जिन दो पार्टों को, वहाँ पे हम अलग अलग टाइप की एजेस प्रिपेयर करते हैं। ये डायग्राम इम्पोर्टेंट है, अगर आपके पास पेपर में ये क्वेश्चन आता है तो आप बस डायग्राम बना के आ जाओगे ना, तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। बाकी थोड़ा को लिख दोगे, जैसे सिंगल वी में एक वी शेप बन जाती है, यू में यू बनते हैं। भाई जनरल जनरल लिखो, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, डायग्राम के मार्क्स मिलेंगे आपको। सिंगल वी, डबल वी, सिंगल यू, डबल यू, सिंगल वेवल, डबल वेवल, सिंगल जे, डबल जे,
ये आप पढ़ सकते हो। स्ट्रेट रिक्वायर्ड नो एज प्रिपरेशन, रिक्वायर्ड लेस इलेक्ट्रिक पावर। फ्लक्स के बारे में बात करते हैं। अभी हमने एक पढ़ा फिलर मेटल, और एक होता है फ्लक्स। फ्लक्स का काम क्या होता है, जब हमारी वेल्डिंग हो रही होती है हाई टेम्परेचर पे, तो काफ़ी ज़्यादा चांस है कि हाई टेम्परेचर पे जो हमारा मोल्टन मेटल है उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, तो वो एयर के साथ ऑक्सीडेशन कर सकता है, कॉन्टेमिनेशन हो सकती है उसकी। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम फ्लक्स प्रोवाइड करते हैं। फ्लक्स हम अलग अलग तरीके से दे सकते हैं। रॉड वायर के रूप में दे सकते हैं, पेस्ट, पाउडर। कभी कभी हम मेटल फ्लक्स भी यूज़ करते हैं, जैसे चिलिट्स पड़ा होगा ना आपने, उसी तरह से भी दे सकते हैं। इसका की पॉइंट क्या है, इट प्रिवेंट, डिसॉल्व एंड फैसिलिटेट रिमूवल ऑफ ऑक्साइड एंड अदर कंटेमिनेटेड सब्सटेंस। ये तीन इसके की पॉइंट्स हैं, प्रिवेंट, डिसॉल्व, फैसिलिटेट। प्रिवेंट, डिसॉल्व, फैसिलिटेट। एग्जाम में ये तीन पॉइंट को हाईलाइट करके आना, बस एग्जामिनर ये तीन पॉइंट देख के पूरे मार्क्स दे देगा। अब ये नहीं है बस तीन पॉइंट ही लिख के आ रहे हो भाई, ऊपर नीचे भी कुछ लिख के आना। तो flux, the oxide present on the surface may interfere during the fusion of welding, hence they are to be eliminated by the use of flux. Flux is expected to react with oxide. तो ये जो हमारी contamination होती है इसको रिमूव कैसे करता है, ये हमारे जो बेस मेटल्स हैं उनसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो जो ऑक्सीजन और कंटेमिनेंट्स होते हैं वो मेटल की जगह रिएक्ट होने से की जगह फ्लक्स से रिएक्ट कर देते हैं। फिर जब वेल्डिंग ख़त्म हो जाती है उसके बाद हम उसको ठंडा होने के लिए छोड़ते हैं, तो एक स्लैग फॉर्म हो जाता है हमारे वेल्ड पोर्शन के ऊपर। उस स्लैग को हम बाद में चिप ऑफ कर देते हैं। इस स्लैग के अंदर ही जो हमारी कंटेमिनेशन है ना, हम उसे हैमरिंग कर करके रिमूव कर देते हैं, तो जो हमारा वेल्ड होता है वो हमें स्ट्रॉन्ग मिलता है। फ्लक्स इज अप्लाइज एट ड्राई पाउडर, पेस्ट, थिक सॉल्यूशन जैसे कि शहद। फ्लक्स की कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए, जैसे कि उसकी डेंसिटी कम होनी चाहिए। डेंसिटी कम क्यों होनी चाहिए, मान लो हम वेल्डिंग कर रहे हैं और हमारा फ्लक्स भी मोल्ट मेल्ट होगा हाई टेम्परेचर पे और मेटल भी मेल्ट होगा। अब अगर फ्लक्स की डेंसिटी कम है तो वो जो मेटल हमारा है उसके ऊपर फ्लो करेगा। अगर डेंसिटी ज़्यादा होगी फ्लक्स की तो नीचे हो रहेगा। पर हमें अगर फ्लक्स को बाद में चिप ऑफ भी तो करना होता है, इसलिए हम चाहते हैं कि वो ऊपर रहे, इसलिए इसकी डेंसिटी कम होनी चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट इसका कम होना चाहिए। फिलर मेटल मेल्टिंग पॉइंट शुड बी लोअर देन बेस मेटल एंड फिलर मेटल, दोनों से कम होना चाहिए। इसकी डिसॉल्विंग कैपेसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब वही रिएक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए। इट शुड कंट्रोल द फ्लो ऑफ मोल्टन मेटल। जब हमारा मेटल पिघल चुका होगा तो वो फ्लो करेगा, उसको भी कंट्रोल करना चाहिए। ये प्रॉपर्टीज़ हैं, आप 3 या 4 याद कर लेना। मैं तो कहूँगा 5 याद करके जाओ ताकि पेपर में आपको 3 तो याद रहें। अब इसमें देखो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सारी वेल्डिंग में हमें फ्लक्स की ज़रूरत पड़ती है एक्सेप्ट रेजिस्टेंस वेल्डिंग। अब ऐसा क्यों है, जब हम रेजिस्टेंस वेल्डिंग पढ़ेंगे उसमें आपको बता देंगे। आगे बढ़ते हैं, वेल्डिंग डिफेक्ट। देखो अब तक हमने क्या क्या पढ़ा, इंडेक्स में जाके देखते हैं। हमने वेल्डिंग और उसकी क्लासिफिकेशन देख ली, टाइप्स ऑफ वेल्ड देख लिए, एज प्रिपरेशन देख लिए, फ्लक्स देख लिया। अब हमारा वेल्डिंग डिफेक्ट है और उसके बाद हम सारे अपने मेन जो वेल्डिंग है वो सब पढ़ेंगे। वेल्डिंग डिफेक्ट इम्पोर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आता है। तो फ्लक्स प्लस ऑक्साइड लो डेंसिटी स्लैग विल फ्लोट ऑन टॉप ऑफ वेल्ड कूल एंड वुड चिप ऑफ। अच्छा ये मैंने ऊपर बता दिया आपको। ये इसका सॉल्यूशन है एक तरह से स्लैग इंक्लूजन के लिए। स्लैग इंक्लूजन क्या होता है, जो हमारा स्लैग बना फ्लक्स के मेल्ट होने से, जिसको हमें चिप ऑफ करना होता है, मान लो उसकी डेंसिटी ज़्यादा है तो वो नीचे रह जाएगा, मेल्ट मेटल के साथ वो मिक्स हो गया बीच में। जैसे मान लो ये हमारा एक बड़ा सा एरिया है जहाँ पे मेटल का वेल्ड पूल बना है, और इसके अंदर अंदर जो हमारा स्लैग है वो मिक्स हो चुका है, इसलिए इसको स्लैग इंक्लूजन बोलते हैं, ड्यू टू द हाई डेंसिटी। उसी की रेमेडी यहाँ पे लिखी हुई है। नेक्स्ट है पोरोसिटी, गैस फिल्ड कैविटी ऑफ टाइनी पोर्स। जब हम अपना वेल्ड पूल क्रिएट कर रहे होंगे, वेल्ड पूल टर्म आई होप समझ ही आ रही होगी आपको। जब हम वेल्डिंग स्टार्ट करते हैं
वेल्डिंग स्टार्ट करने के टाइम पे दोनों मेटल हमारे मेल्ट हुए, और जिस पार्ट पे वो मेल्ट होते हैं उसे वेल्डिंग पुल बोलते हैं। ये छोटी छोटी टर्म्स हैं, अगर आप इन टर्म्स का यूज़ करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा इंस्टेड ऑफ सब कुछ अपनी लैंग्वेज में बताओ, क्योंकि आप इंजीनियरिंग कर रहे हो और इसमें टेक्निकल टर्म्स ज़रूरी हैं। तो पोरोसिटी का मतलब, देखो ये डिफेक्ट कैसे होगा, अगर आपका वेल्ड पूल पोरस नहीं बना तो अंदर जो गैस इवॉल्व होंगी, मान लेते हैं मेटल के ऊपर पहले से हाइड्रोजन ऑक्साइड के कुछ मॉइस्चर पड़ा हुआ था, वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में ब्रेक होंगे, गैस इंट्रैप हो जाएगी अंदर, उससे जो हमारा जोलेंट है वो वीक हो जाएगा। इनकम्प्लीट फ्यूजन, जैसे कि हमने जो टॉर्च है हमारी फायर या जिससे भी हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, हम उसको जल्दी जल्दी मूव करा रहे हैं और जो हमारा वेल पूल है वो अच्छे से क्रिएट ही नहीं हो पा रहा, दोनों मेटल फीड हमारी फ्यूज़ नहीं हो रही ढंग से, क्रैक्स फॉर्म हो सकते हैं। ये आपने देखा ही होगा ना, जैसे कि एकदम से हाई टेम्परेचर से एकदम से लो टेम्परेचर पे जाओ तो क्रैक हो जाता है, या वाइस वर्सा भी होता है, एकदम लो को सीधा बर्फ़ को सीधा एकदम भट्टी में डाल दो तो, या ग्लास को। ये डायग्राम्स हैं, डायग्राम्स इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं कहूँगा आप इन सब के डायग्राम्स भी देख के जाएं, या आप बना ही देना ना, जैसे मैंने आपको समझाया कि ये बड़ा सा वेल्ड पूल है उसके अंदर ये हो गया, आप अपने हिसाब से डायग्राम से समझा सकते हो। देखो, अगर हमारी वेल्डिंग की टॉर्च जो है यहाँ से इस डायरेक्शन में जा रही है और उसी डायरेक्शन में हमारा क्रैक हुआ तो उसे लॉन्गिट्यूडनल क्रैक बोलेंगे। अब हमारी डायरेक्शन ऑफ द टॉर्च से परपेंडिकुलर क्रैक फॉर्म हो रहे हैं तो उसे ट्रैवर्स क्रैक्स बोलेंगे। एक होता है रेडिएटिंग क्रैक, जो एक पॉइंट से स्टार्ट होता है और हर दिशा में चलता रहता है, और एक होता है ब्रांच वाला क्रैक। यहाँ ये अंदर देखो, एक ट्री की तरह से ब्रांच निकल रही है, इसके और सब ब्रांच भी निकल सकती हैं। तो हम आ चुके हैं अपने मेन पार्ट्स पे, जो कि हैं गैस वेल्डिंग, और अभी हमारे पास 10 मिनट हुए होंगे शायद, तो 10 मिनट में हमने काफ़ी कुछ कर लिया है, अब हम मेन पार्ट पे आ चुके हैं। यहाँ से मैं चाहूँगा कि आप एक कॉपी ले लो और हेडिंग डालो गैस वेल्डिंग, क्योंकि काफ़ी सारी वेल्डिंग पढ़ोगे तुम खुद कंफ्यूज हो जाओगे, साथ के साथ नोट्स बनाते रहो ताकि आपको बार बार बैक ना करना पड़े। तो गैस वेल्डिंग को ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग इस नाम से पेपर में आता है, OAW या OFW। ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि गैस वेल्डिंग में हम मेजरली एसिटिलीन का यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है कि ऑक्सी गैस वेल्डिंग में एसिटिलीन को यूज़ क्यों करते हैं। Fuel is generally used is acetylene because of high temperature generated in the flame. That's why the process is known oxyacetylene gas welding. ये अच्छा फ्यूल है और ज़्यादा हीट जनरेट करता है, इसलिए हम एसिटिलीन का यूज़ करते हैं। इसीलिए गैस वेल्डिंग का दूसरा नाम पड़ जाता है ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग। एसिटिलीन का फॉर्मूला याद है ना, 11th-12th में पढ़ा होगा, C2H2 डबल बॉन्ड्स सिग्मा बॉन्ड पाई वन, याद है 11th-12th। तो ये डायग्राम आप छोड़ देना, ये आपको समझाने के लिए है, आप इसे ड्रॉ तो क्या ही कर पाओगे। देखो मैं बात कर रहा था ना इतनी, जैसे टॉर्च होती है एक, आपने देखा होगा ना शॉप्स पे, वो कुछ एक चश्मा सा पहन के एक हाथ से और दूसरे से टॉर्च पकड़ के कुछ करते हैं, ये टॉर्च है, ये फिलर रॉड है, फ्लेम सॉलिडिफाइड। देखो ये इसकी डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट जा रहा है, तो राइट में जो इसके पीछे होगा वहाँ पे वेल्डिंग हो चुकी है, ये आगे जाता जा रहा है और पीछे वाला पार्ट सॉलिडिफाई होता जाता है। ये दो छोटी छोटी सी केमिकल रिएक्शन है, ये आप देख लो, एसिटिलीन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन और हीट प्रोड्यूस करती है। आपको ये याद ना हो तो बस हीट का सिंबल बना देना। फिर यही कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है और वाटर और हीट प्रोड्यूस करती है। देखो, अब ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में हम एसिटिलीन का यूज़ कर रहे हैं और बर्न करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो डिपेंड ऑन बोथ ऑफ these ratio we have three kind of flames that are generated during the oxyacetylene gas welding. First one is neutral flame, जिसमें दोनों का रेशियो 1:1 होता है। ऑक्सीडाइजिंग में इसके नाम से समझ में आ रहा है कि ऑक्सीजन का रेशियो थोड़ा ज़्यादा रहेगा, तो 1.15 से 1.5 रहता है।
इसको आप प्रॉपरली 1.25 या 1.35 भी लिख के आ सकते हो पेपर में, इतना चलता है। कार्बोनाइजिंग में ऑक्सीजन की डिमांड कम रहेगी, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, या लिख सकते हो 1:1.15 और 1.5, यानी कि इसका उल्टा। ठीक है, आप इसको 1 में से माइनस करोगे यही आएगा, एक ही बात है। अब न्यूट्रल फ्लेम में देखो मेन बात क्या है, इसमें हमें कोई आवाज़ नहीं आती, प्योर जो है हमारी ऑक्सीडेशन कंप्लीट होती है। जब हम ऑक्सीजन ज़्यादा देते हैं तो उसमें लाउड और हिसिंग साउंड आती है, ये की पॉइंट है इसलिए मैं बता रहा हूँ। हिसिंग साउंड मतलब कि जैसे मान लो काफ़ी जंगल वंगल में आग लग जाती है और काफ़ी ज़ोर से हवा चले तो एक जो थोड़ी आवाज़ आती है ना। आई होप आप समझ ही पा रहे होगे भाई, हंस लो हंस में है तो। और एक है कार्बोनाइजिंग, ये इसका कुछ काम तो होता नहीं है, पर आप देख लो, डिपॉजिट कार्बन कैन हार्डन वेल्ड्स एंड मेक देम ब्रिटल। अगर हम ऑक्सीजन कम प्रोवाइड करते हैं तो जो हमारा वेल्ड है वो उसके चटकने के चांस ज़्यादा बन जाएंगे। ये हो गया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिया। और एक ये थर्ड एक्स्ट्रा पॉइंट है, क्योंकि पेपर में तो 3 मार्क्स का ही आएगा ना। इसमें जो हमारी फ्लेम होगी उसमें 2 कलर होंगे, एक वाइट कलर वाइट ब्लू का अंदर से पार्ट होगा ये, और एक होगा आउटर फेदर दिस। इसमें हमारे पास जो शॉर्ट पॉइंटेड टॉर्च होगी, देखो इनर जो कोन है हमारा वो छोटा है, और वही एक बाहर का पार्ट होगा। इसमें जो है ना हमारे पास 3 पार्ट होते हैं, इनर कोर, वाइट फेदर एंड आउटर एनवलप। ये अंदर वाला, ये मिडल और आउटसाइड, ये आप लिख ही सकते हो। डायग्राम बना देना एज अ फोर्थ पॉइंट, जस्ट टू बी सेफ। ये डायग्राम अगर आपके OAW आए तो ये डायग्राम बनाना आप, ये वाला नहीं बनाना, ये आपके लिए समझाने के लिए है बस। देखो अब मैंने इसमें ना नीचे प्रोसेस लिखा हुआ है, पर मैं इतना पढ़ने की जगह आपको इसी डायग्राम से बता देता हूँ। देखो हमारे पास 2 सिलेंडर होते हैं, एक एसिटिलीन का होगा एक ऑक्सीजन का होगा। अब जो हमारे घर पे आता है सर्विस वाला फ्रिज वगैरह को ठीक करने, तो उसको कैसे पता चलेगा कि हाँ भाई ये वाला ऑक्सीजन का था, ये मैरूम का था। अब सिलेंडर्स को घुमा घुमा के पढ़ के देखो कि हाँ यहाँ पे ऑक्सीजन लिखा है, यहाँ पे एसिटिलीन लिखा है, उसकी तरह कलर कोडिंग कर देते हैं। एसिटिलीन वाला मेजरली मैरून कलर का होता है और ऑक्सीजन ब्लैक में होता है। हॉस्पिटल में भी जो ऑक्सीजन के सिलेंडर होते हैं वो ब्लैक ही रहते हैं। देखो अब इन सिलेंडर्स के ऊपर एक रेगुलेटर लगा हुआ है, दोनों के ऊपर ये पाइप के थ्रू होते हुए जा रहे हैं टॉर्च में। टॉर्च में वाल्व्स हैं, वाल्व्स आपने पढ़ा होगा, नल समझ लो आप इसे एक तरह से भाई। लेमन लैंग्वेज में मैं कैसे समझा नल समझो आप इसे, टंकी का नल है ये। ठीक है, अब स्टेप 1 क्या करेगा, जो भी आएगा वो पहले दोनों वाल्व्स खोलेगा। अभी रेगुलेटर बंद है, दोनों वाल्व्स खोले। फिर स्टेप 2 में वो एसिटिलीन के रेगुलेटर को कंट्रोल करेगा और प्रेशर रीडिंग चेक करेगा। जब उसे एक प्रेशर रीडिंग सही मिल जाएगी तो वो वाल्व को बंद कर देगा। फिर वो ऑक्सीजन के वाल्व को खोलेगा, वहाँ से प्रेशर रीडिंग सही मिल जाएगी, इसके वाल्व को बंद कर देगा। अब दोनों रेगुलेटर खुल चुके हैं पर वाल्व्स बंद हैं। अब वो एसिटिलीन के वाल्व्स को खोलेगा और यहाँ से एक इग्निशन प्रोवाइड करेगा, जिससे कि फायर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। पर अभी ये जो ऑक्सीजन यूज़ करेगा वो एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन यूज़ कर रहा है, तो ये कार्बोनाइजिंग फ्लेम होगी। और कार्बोनाइजिंग फ्लेम में हमने ऊपर देखा कि ये अच्छी नहीं है वेल्डिंग प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए। अब वो एसिटिलीन के वाल्व को खुला रख के ऑक्सीजन के वाल्व को भी धीरे धीरे खोलेगा, और जिस तरह की उसे फ्लेम चाहिए वो जब उसे मिल जाएगी तो वो अपना काम स्टार्ट कर देगा। यही 7-8 स्टेप नीचे लिखे हुए हैं, ये इसके कुछ टर्म्स हैं। प्रेशर रेगुलेटर, प्रेशर गॉज, ये आप डायग्राम याद कर लोगे, वही वो काफ़ी है। एक रेगुलेटर हो गया, एक एस्ट्रेन सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर, एसिटिलीन होज, ऑक्सीजन वाल्व, एसिटिलीन वाल्व, टॉर्च, इतना काफ़ी है। टॉर्च में टॉर्च भाई भूलना मत। अब देखो जैसे मैंने बताया था और उसी ऊपर कि हम अपने
जो बेस मेटल होता है उसकी थिकनेस क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, उस हिसाब से सारा काम करते हैं। पर जो मान लो कोई राइट हैंड है कोई लेफ्ट हैंड है, तो वो भी अलग तरीके से वेल्डिंग करेगा। उसके प्रोसेस भी बताए हुए हैं। एक लेफ्ट वर्ड है, एक राइट वर्ड है। बाकी इसके अलग अलग नाम है, फॉरवर्ड फोर हैंड, बैकवर्ड बैक हैंड। लेफ्ट वर्ड में देखो इसकी डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट होगी। लेफ्ट वर्ड फॉरवर्ड फोर हैंड, राइट टू लेफ्ट। राइट वर्ड में इसका उल्टा होगा, लेफ्ट टू राइट। ये थिन सेक्शन को लिए यूज़ होता है, थिक के लिए यूज़ होता है। ऐसा क्यों होता है समझाता हूँ चलो। क्यों? क्योंकि लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग में प्री हीट द मेटल बिफोर इनर वाइट कोन। जो हमारे इनर वाइट कोन, अब देखो ये टॉर्च है, ये स्लाइटली बैंड है 60 to 70 डिग्री और राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं। तो जो हमारे आउटर पार्ट था फ्लेम का, वो उस पार्ट को पहले से गर्म कर दिया है जो टॉर्च के पास आके वेल्ड होने वाला है। समझ गए? ठीक है। अब इसमें क्या होता है, दिस अलाउ जॉइंट टू कंटिन्यूसली अननील्ड रिलीविंग द रेजिडुअल स्ट्रेस। अब हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, तो मान लो अब हमारे ये इस पार्ट पे टॉर्च आ जाती है, तो पहले वो वाइट कोन के कांटेक्ट में आएगी, वेल्ड पुल जनरेट हुआ, फिर वो जो हमारे आउटर पार्ट था फ्लेम का उसके थ्रू चलती रहेगी और एनीलिंग होगी। एनीलिंग पता है आपको, जब हम यही समझ लो हीट प्रोवाइड करते हैं। स्लोअर सिंस व्यू ऑफ जॉइंट इज टू बी इंटरप्टेड। ये स्लो क्यों है? देखो राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, हमारा वेल्ड पार्ट यहाँ है, आउटर फ्लेम इस साइड भी है, तो हमें जो वेल्ड पुल है उसको देखने में दिक्कत होती है। वही लिखा हुआ है। ये फास्टर प्रोसेस है क्योंकि हमको जो पार्ट वेल्ड करना है वो साफ साफ दिखता है। हॉरिजॉन्टल और देखो इतने काफ़ी होंगे पॉइंट्स, पर आप ये देख लो एक पुअर पेनिट्रेशन और बेटर पेनिट्रेशन वाला। ये डायग्राम देख लो, ये हमारा राइट टू लेफ्ट जा रहा है, या फिर इसे कह सकते हो आप फॉरवर्ड, आगे ऊपर तक जा रहा है ना, लेफ्टवर्ड फॉरवर्ड फॉरवर्ड। ये हमारा बैकवर्ड है, आगे से पीछे आ रहा है, या कह लो लेफ्ट टू राइट। नेक्स्ट हमारी है इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग। इसमें एक काफ़ी कूल चीज़ भाई मुझे क्या लगता है कि इसमें प्लाज्मा, इलेक्ट्रिक आर्क ये सब है, तो थोड़ी आयरन मैन की विलन वाली फीलिंग आती है। देखो इलेक्ट्रिक आर्ट में पहले मैं बताता हूँ कि इसको स्टार्ट कैसे करते हैं। तो इसमें वेल्डिंग परफॉर्म करने के लिए इम्पोर्टेंट की पॉइंट है आपका टच स्टार्ट मेथड। टच स्टार्ट मेथड क्या होता है कि मान लो हमने एक अपनी इलेक्ट्रिक रॉड है, कहाँ से स्टार्ट करो, ये रॉड है, ये हमारा वर्क पीस है जिस पे हमें वेल्डिंग परफॉर्म करनी है, दो पीसेस पे। इसके पीछे दूसरा है भाई, ये मत पूछना, इसमें तो एक ही दिखता है। ओके, तो हमारे पास चॉइस होती है, हम इसे पॉजिटिव टर्मिनल दें, इसे नेगेटिव दें, या फिर उल्टा इसे नेगेटिव दें इसे पॉजिटिव दें। वो हम अभी देखेंगे कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। तो टच स्टार्ट मेथड में क्या होता है, हम अपने इलेक्ट्रिक रॉड को माइन्यूट ऑफ सेकंड्स के लिए, बिल्कुल थोड़ा सी देर के लिए वर्क पीस से कांटेक्ट कराते हैं और उसको जंप करा देते हैं वापस से, जस्ट लाइक 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर स्टार्टिंग से फटाफट से टच कराए और वापस ले आए। अब इस टाइम पे हमारे इलेक्ट्रिक सप्लाई हो रही है, तो क्या होता है हमारी एक प्लाज्मा क्रिएट हो जाती है। प्लाज्मा आई थिंक मैंने बताया हुआ है यहाँ, हाँ ये रहा। एन आर्क इज सस्टेन्ड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू द अर्नेस्ड गैस कॉलम कॉल्ड प्लाज्मा। जब हम इसको एकदम माइन्यूट सेकंड के लिए टच करा के पीछे लेके जाते हैं, तो इसके बीच की जो मीडियम होता है, एयर मीडियम, आपने कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर सकते हैं एयर में फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है और करंट हमारा पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन हमारे मान लेते हैं इलेक्ट्रोड से वर्कपीस की तरफ जा रहे हैं, तो बीच में जो एयर मीडियम है उसमें एक थोड़ा सा एयर जो है चार्ज हो जाती है, आयनाइज्ड हो जाती है, उसको प्लाज्मा बोलते हैं, और उसी प्लाज्मा के थ्रू एक आर्क बनती है।
ये हमारा टच स्टार्ट मेथड हो गया जो मैंने समझा दिया है, प्लाज्मा बता दिया। In order to produce a stable arc, the potential difference between two electrode should be sufficient to allow them to move. जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है V, वो हाई होना चाहिए स्टेबल आर्क के लिए। हाई होगा ऑब्वियसली, तभी इतनी सारी गैस को आप आयनाइज कर पाओगे। ये नहीं है वो 30 रुपए वाली 9 वोल्ट की बैटरी से हो जाएगा। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, एक ये और एक ये क्या है देखो। डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी और डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसमें क्या होता है, हम इलेक्ट्रोड को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं और वर्क पीस को पॉजिटिव टर्मिनल से। तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो इलेक्ट्रोड टू वर्क पीस होता है। तो डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोनेगेटिव और डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी। स्ट्रेट मतलब कि हमें वर्क पीस पे काम कराना है इसलिए स्ट्रेट, और इलेक्ट्रोनेगेटिव क्योंकि इलेक्ट्रोड नेगेटिव है। ऐसे का उल्टा है डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी। रिवर्स स्ट्रेट का रिवर्स होगा, इसमें हम वर्क पीस को नेगेटिव देंगे और इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव देंगे। डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव। ये देखो DCSP DCEN, डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोनेगेटिव। एक बात है, डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो। पेपर में बच्चे डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोनेगेटिव में इलेक्ट्रोड पॉजिटिव कर ले कहा जाता है और उल्टा कर देते हैं। और टीचर ये नहीं देखता कि बस हेडिंग ही तो गलत है, बच्चे को सब आता है, वो काट देगा पूरा। ये डायग्राम आप बना सकते हो। अब हम देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रोड पॉजिटिव में और इलेक्ट्रोड नेगेटिव में। ये इलेक्ट्रोड नेगेटिव हमारा ऊपर वाला पार्ट है तो पहले पढ़ा इलेक्ट्रोड नेगेटिव। हमारी रॉड नेगेटिव हो गई, वर्क पीस पॉजिटिव। उसमें क्या हो रहा था, हमारे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड से नीचे आ रहे थे वर्क पीस पे। तो जो हीट जनरेशन होगी वो हमारे वर्क पीस पे ज़्यादा होगी, 2/3 एट वर्क पीस, और इलेक्ट्रोड पे कम हीट जनरेट होगी। फिर जो हमारी पेनिट्रेशन होगी इलेक्ट्रोनेगेटिव में वो ऑब्वियसली वर्क पीस पे ज़्यादा होगी क्योंकि हीट ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है। अब डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव या रिवर्स पोलैरिटी, इसमें क्या होगा, हमारे इलेक्ट्रॉन वर्क पीस से जा रहे थे इलेक्ट्रोड की तरफ, तो इलेक्ट्रोड पर ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी और वर्क पीस पे कम, तो जो हमारा शेलो पेनिट्रेशन होगा। अब इन दोनों का अपना अपना यूज़ है। अगर हमारी जो शीट है जिस पे वेल्ड करना है वो पतली है तो हम इलेक्ट्रोड पॉजिटिव का यूज़ करेंगे रिवर्स पोलैरिटी का, क्योंकि हमें ज़्यादा पेनिट्रेशन नहीं करना, कहीं शीट ही आर पार होता है पूरी। अगर हमारा थिक मेटल है तो उसके लिए हम स्ट्रेट पोलैरिटी यूज़ करेंगे। हाँ, ये रहा थिकनेस ऑफ थिन शीट एंड थिक शीट। दोनों में स्टेबल आर्क प्रोड्यूस होती है, पर अगर हम ऑल्टरनेट करंट यूज़ करें ना तो उसको स्टेबल रखना मुश्किल है, क्योंकि 1 सेकंड के लिए वो लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं हमारे इलेक्ट्रॉन, फिर नेक्स्ट पार्ट में वो राइट टू लेफ़्ट आ रहे हैं। इस तरह से ऑल्टरनेट चलता रहता है तो उसको स्टेबल रखना काफ़ी मुश्किल है। आर्क ब्लो सीवर सीवर इनसिग्निफिकेंट। ये आपके अगर पेपर में डिफरेंस आए तो एक ड्राइंग बनाना, हीट जनरेशन वाला पार्ट मेजर करना, डिपोजिशन रेट। हाँ, डिपोजिशन रेट मतलब कि जो हमारा इलेक्ट्रोड है वो हमारा फिलर मेटल का भी काम करता है। तो जब हमारे इलेक्ट्रोड पे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है तो इलेक्ट्रोड हमारा मेल्ट होगा और वो ड्रॉप बाय ड्रॉप नीचे डिपॉजिट होता रहेगा। तो जो हमारा रिवर्स पोलैरिटी होगा उसमें जिसमें इलेक्ट्रोड पे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है वो जल्दी मेल्ट होगा और डिपोजिशन रेट हाई, इसका उल्टा यहाँ पे लो। एडवांटेज डिसएडवांटेज मोस्ट ऑफ। अच्छा, ये हमारे इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग के एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखे हुए हैं, ये आप पढ़ लेना। ये सब तो सिंपल लाइन में ही है, इसमें कुछ समझाने की ज़रूरत है नहीं, पर ये इम्पोर्टेंट है, आप ज़रूर पढ़ना। डिफरेंस बिटवीन टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड। तो हम जो इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं वो दो टाइप, वैसे उसको काफ़ी टाइप्स पे हम स्पेसिफाई कर सकते हैं, जैसे उसमें शील्डिंग है या नहीं है, कंज्यूमेबल है या नहीं है, बेयर है, फ्लग्स्ड है। पर इसमें हम कंज्यूमेबल और नॉन कंज्यूमेबल के बीच में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं।
कंज्यूमेबल जो कंज्यूम हो जाता है मेल्ट हो जाता है, नॉन कंज्यूमेबल जो मेल्ट नहीं होगा वेल्डिंग के टाइम पे। मटेरियल माइल्ड स्टील, और इसमें ज़्यादातर वो इलेक्ट्रोड यूज़ होते हैं जो कि नॉन रिएक्टिव हैं, जैसे टंगस्टन का फिलामेंट काफ़ी हाई टेम्परेचर को रेजिस्ट कर सकता है तो मेल्ट नहीं होता, उसका यूज़ करते हैं। फिलर मटेरियल एक्ट बोथ एज इलेक्ट्रोड एंड फिलर मटेरियल, जो हमारे कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होते हैं वो इलेक्ट्रोड का भी काम कर देते हैं और फिलर मटेरियल भी कर देते हैं, जैसे ड्रॉप बाय ड्रॉप बेल्ट पुल पे गिरता रहता है। नॉन कंज्यूमेबल में हमें अलग से फिलर मटेरियल चाहिए। अब बताया हुआ है कि कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड को हम SMAW और GMAW में यूज़ करते हैं। ये है मेटल इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग, ये पढ़ेंगे हम आगे, और ये टिग भी पढ़ेंगे। टिग एक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में से एक हमेशा आता है पेपर में। टंगस्टन इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग, मेटल इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग। देखो, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड हमारे फर्दर 3 टाइप के होते हैं जो कंज्यूम हो सकते हैं। पहला है बेयर, जिस पे कि हम कोई शील्डिंग प्रोवाइड नहीं करते। दे मस्ट बी यूज ओनली विद स्ट्रेट पोलैरिटी। स्ट्रेट पोलैरिटी का मतलब आप क्या समझते हो कि हमारा इलेक्ट्रोड पे कम हीट प्रोड्यूस होगी और वर्क पीस पे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम इलेक्ट्रोड टू वर्क पीस, ठीक है। अब क्योंकि ये बेयर है तो इसको ज़्यादा हीट की ज़रूरत नहीं है, इसलिए स्ट्रेट पोलैरिटी के साथ यूज़ करते हैं। और ऑटोमेटिक वेल्डिंग, ऑटोमेटिक वेल्डिंग जैसे कि मशीनरी से होता है। जैसे मान लो राइट साइड में एक कॉइल बना दी, ये कॉइल है, यहाँ से वायर आगे गई और एक टॉर्च, कह लो टॉर्च जैसी चीज़ से पास होते हुए वो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड या 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड जैसी डिमांड है उस हिसाब से कॉन्स्टेंटली नीचे जाए जा रही है। ये मैं आपको चलो और डीपली समझाता हूँ एक बात। जो हमारा इलेक्ट्रोड है अगर वो कंज्यूमेबल है तो मान लो 5 सेकंड बाद ये कंज्यूम होके इतना रह जाएगा, तो जो हमारी आर्क लेंथ है वो बढ़ जाएगी और बीच में ही काफ़ी सारी हीट लॉस हो जाएगी। उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें इसका डिस्टेंस कांस्टेंट रखने की ट्राई करनी चाहिए। ये कंज्यूम होता जा रहा है तो हमें अपनी फीड को नीचे करते जाना होगा, इसीलिए इसको ऑटोमेटिक मशीनरीज में ज़्यादा यूज़ करा जाता है। फ्लग्स और लाइट कोटेड और ये कम्प्लीटली कोटेड, शील्डेड कह सकते हैं। शील्डिंग क्या होती है, हम अपने इलेक्ट्रोड के कॉर्नर्स वाले एजेस पे, जैसे मान लो आ, ये हमारा इलेक्ट्रोड है ना, तो हम इसकी लाइनिंग्स पे एक इनर्ट मेटल या नॉन रिएक्टिव मेटल से शील्डिंग कर देते हैं ताकि कंटेमिनेशन ना हो, और उससे क्या होगा, हमारी आर्क को और ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी। वाई इलेक्ट्रोड आर कोटेड या फिर वाई शील्डिंग इज नेसेसरी। देखो, स्टेबलाइज कर देता है आर्क को, प्रोवाइड प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर, जो बाहर से कंटेमिनेशन हो सकती है उससे प्रिवेंट करता है। प्रोवाइड अ प्रोटेक्टिव स्लैग पुटिंग, एक्यूमुलेट इम्प्योरिटीज, प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, वही एटमॉस्फेयर से प्रिवेंट कर रहा है। अफेक्ट आर्क पेनिट्रेशन, अगर हमारा कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है वो ऊपर जाएगा तो पेनिट्रेशन कम हो जाएगी क्योंकि हीट लॉस ज़्यादा हो जाएगी, तो आर्क पेनिट्रेशन में भी हेल्प करता है। ये आप पढ़ लेना, लॉन्ग आर्क रिजल्ट, शॉर्ट आर्क रिजल्ट, ये मैंने आपको बता ही दिया, हीट लॉस हो जाता है, पेनिट्रेशन सही से नहीं होता। अब हम अपने थर्ड पार्ट पे आते हैं, मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग, शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। इसमें हमारा जो इलेक्ट्रोड होता है वो शील्डेड होता है, ये कोटिंग है, डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल बेस मेटल, ये हमारा वेल्डेड पाथ है, पीछे से सॉलिडिफाई होता जा रहा है। ये बस एक कहानी है, ठीक है। मेज पार्ट इसमें यही है कि इसमें कोटिंग कवर्ड होते हैं और आप इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग का प्रोसेस समझा सकते हो इसमें। टू इनिशिएट अ वेल्ड ऑपरेट briefly touch start method, it has a stick coated electrode, manual arc welding is done with shielded electrodes। तो नेक्स्ट है हमारी सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। सबमर्ज्ड मतलब कि जैसे वो किसी चीज़ के अंदर डूबा हुआ है, जैसे सबमरीन होती है। इसमें क्या डूबा रहता है, हमारा इलेक्ट्रॉन डूबा रहता है किसके अंदर,
एक फ्लक्स की लेयर के अंदर, ये देखो उस डायग्राम में। तो हम देखते हैं, शुरू से स्टार्ट करते हैं। मान लो अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये वाइट वाइट फ्लक्स है, ये नहीं है, हमारी जस्ट स्टार्ट हुई है। तो क्या होगा, ये जो आपको ब्लैक वाला पोर्शन दिख रहा है, दैट इज दिस पार्ट, जो कि हमारे फ्लक्स को गिराता हुआ जा रहा है। वेल्डिंग वाले इलेक्ट्रोड से पहले हमारा फ्लक्स की एक लेयर बन रही है, और जो हमारा इलेक्ट्रोड है वो उसके अंदर गिर चुका है। आर्क इज बिटवीन बेयर बाय कंज्यूमर इलेक्ट्रोड एंड द वर्क पीस। जो हमारी इलेक्ट्रिकल आर्क बनेगी टच स्टार्ट मेथड के जरिए, वो इलेक्ट्रोड और वर्क पीस के बीच में बनेगी, जो कवर होगी फ्लक्स के अंडर। फ्लक्स हमारा शील्ड प्रोवाइड करेगा, इसलिए हमें इलेक्ट्रोड को शील्ड करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसमें एक बेयर कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं। ये देख सकते हो वायर रील है, जो मैंने ऊपर बताया था कि एक तरफ कॉइल है और ये किसी स्पीड से 3 सेंटीमीटर पर सेकंड से कॉन्स्टेंटली नीचे जा रही है, ताकि हमारे आर्क स्टेबल रहे। अ पोर्शन ऑफ फ्लक्स मेल्ट एंड ऑकर बिटवीन। अच्छा, अब देखो ये जो फ्लक्स है, फ्लक्स का काम क्या होता है? टू डिजॉल्व, कहाँ गए की पॉइंट्स, देखो स्टार्टिंग में बताए थे। टू डिजॉल्व, प्रिवेंट एंड फैसिलिटेट रिमूवल ऑफ ऑक्साइड्स। तो हमारे जो फ्लक्स है यहाँ पे दो काम कर रहा है। एक तो वो हमारी कंटेमिनेशन भी बचा रहा है, जो उसका जनरल काम होता है, डिजॉल्व, फैसिलिटेट, रिमूवल। उसके अलावा शील्डिंग भी प्रोवाइड कर रहा है आउटर एटमॉस्फेयर से। बस यही है समझ आर्क वेल्डिंग में। एक तरफ से हमारा जो है ये ग्रैन्युल्स गिरते रहते हैं, वेल्डिंग होती रहती है, ये आगे मूव करता रहता है। अब इसमें दिक्कत कहाँ आती है? इसमें दिक्कत आती है कि मान लो हमारा ये इस पोर्शन पे वेल्डिंग हो चुकी है, तो हमें ये सब हटाना पड़ेगा। हम हटाएंगे तो हमारा काफ़ी सारा फ्लक्स वेस्ट होगा। तो उसको मैनेज करने के लिए ये डिसएडवांटेज एक होता है। एडवांटेज, हाई वेल्डिंग स्पीड कैन बी अचीव, डीप पेनिट्रेशन, क्योंकि ये सबमर्ज्ड है, डिस्टेंस इन दोनों के बीच में कम हो तो पेनिट्रेशन अच्छा मिलता है। एसी डीसी कैन बी यूज्ड। एसी और डीसी हम इसमें दोनों यूज़ कर सकते हैं। एसी हम इसलिए ज़्यादातर यूज़ नहीं करते क्योंकि वो स्टेबल नहीं रहती, पर इसमें हमारा डिस्टेंस ही काफ़ी कम है तो इसमें यूज़ कर सकते हैं। हाई क्लीननेस ड्यू टू फ्लक्स एक्शन, नियरली 100% डिपोजिशन एफिशिएंसी। डिसएडवांटेज, एक्सटेंसिव फ्लक्स हैंडलिंग, फ्लक्स को वही है, बार बार उसे निकालना पड़ेगा, जो फ्लक्स हमारा शील्ड करता है। कंटेमिनेशन ऑफ फ्लक्स बाय मॉइस्चर, जो हमारा फ्लक्स है वो मॉइस्चर से कंटेमिनेट हो सकता है एटमॉस्फेरिकल। नेक्स्ट है हमारी इनर्ट आर्क गैस वेल्डिंग। इसमें जो हम शील्डिंग प्रोवाइड करते हैं वो किसी कोटिंग से नहीं करते, ना ही किसी चीज़ के अंदर सबमर्ज करके करते हैं। पर हम क्या करते हैं, हमें एटमॉस्फेयर से इसे प्रिवेंट करना है, तो हम अपने इलेक्ट्रोड के सराउंडिंग में एक इनर्ट गैस को रख देते हैं। जैसे कि कैसे समझोगे आप, ये देखो ये हमारे इलेक्ट्रोड हैं, इनको हमने ये नोजल्स के अंदर डाला है, जिसके अंदर हमारी आर्गन, हीलियम, ऐसी जो इनर्ट गैसेस हैं वो आ रही हैं। तो आउटर एटमॉस्फेयर से कंटेमिनेशन बच सकती थी। यही होता है इनर्ट आर्क गैस वेल्डिंग में। हाई प्रेशर इनर्ट गैस फ्लोइंग थ्रू इलेक्ट्रोड while वेल्डिंग वुड फिजिकली डिस्प्लेस ऑल गैसेस। शील्डिंग गैस लाइक आर्गन, हीलियम, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर इन सब का मिक्सचर, ये सब यूज़ करते हैं। डायग्राम समझाता हूँ। ये हमारा सिलेंडर है जिसमें इनर्ट गैस है या फिर इनर्ट गैसेस का मिक्सचर है। ओके, ये नोजल देख रहे हो, ये जा रही है, यहाँ से दो पार्ट में डिवाइड हो रही है। फिर एक है हमारी इलेक्ट्रिक सप्लाई जा रही है, ये सप्लाई यहाँ से देखो वायर दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, दोनों पीसेस पे जा रही है। अब क्या होगा? अब वही होगा, हम इसको टच स्टार्ट मेथड से स्टार्ट करेंगे, फिलर रॉड और टॉर्च को साथ में मूव कराते रहेंगे तो हमारी वेल्डिंग हो जाएगी। इट्स दैट सिंपल। इसका आपको प्रोसेस नहीं पूछा जाता कि स्टेप बाय स्टेप बताओ कैसे क्या ओपन करा कब, बस आपसे पूछा जा सकता है इसके अंदर टिग और मिग के बारे में। इन दोनों में से एक आती है। ये टिग और मिग क्या है?
ये इनर्ट आर्क गैस वेल्डिंग जैसी हैं। टिग में हम टंगस्टन इनर्ट गैस यूज़ करते हैं। टंगस्टन इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग, इनर्ट गैस का यूज़ कर रहे हैं, पर इसमें जो इलेक्ट्रोड यूज़ होता है वो टंगस्टन का यूज़ होता है। टंगस्टन का मतलब कि वो है नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, ये लिखा। और शील्डिंग इनर्ट गैस से करा दी हमने। फिलर मेटल हमें देने की ज़रूरत पड़ भी सकती है, नहीं भी पड़ सकती, डिपेंड करता है। फिलर मेटल हमें क्यों देना पड़ेगा? जो फिलर मेटल का काम होता है वेल्ड पूल के बीच में जो गैस होता है उन्हें फिल करने के लिए। प्रेसिजन, नोन फॉर हाई क्वालिटी क्लीन एंड प्रिसाइज वेल्ड। मटेरियल सुटेबल फॉर स्टेनलेस स्टील एल्यूमिनियम। देखो इसके आप 1 2 3 4 ये 4 पॉइंट याद करके चले जाना, आपका काम हो जाएगा। और डायग्राम बना के आना, ये वाला डायग्राम, क्योंकि ये सिंपल है, ऊपर वाले में काफ़ी हौच पौच हो रखी है। अब इसी का दूसरा भाई आता है मिग, मेटल इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग। अच्छा देखो, हम जिसमें भी नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं तो उसका नाम उसे इलेक्ट्रोड पर पड़ जाता है। जैसे इसमें टंगस्टन का यूज़ हुआ तो टंगस्टन इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग बोल दिया। अगर हम कंज्यूमेबल यूज़ करेंगे तो उसको मेटल बोलते हैं, मेटल इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग। आर्क इज विद इन वर्क पीस एंड ऑटोमेटिकली फेड वायर थ्रू इलेक्ट्रोड। वही गैसेस हम प्रोवाइड करते हैं। A reverse polarity DC arc is generally used because of its deep penetration. रिवर्स पोलैरिटी का मतलब क्या है कि हमारा जो इलेक्ट्रोड है वो पॉजिटिव है और वर्क पीस नेगेटिव है। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वर्क पीस टू इलेक्ट्रोड बिकॉज ऑफ डीप पेनिट्रेशन क्रिएट ट्रांसफर एबिलिटी टू प्रोड्यूस स्मूथ वेल्ड्स। देखो इसमें ये कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है, इसलिए हमें इसकी में फीड प्रोवाइड करनी पड़ रही है। ये भी किसी स्पीड से कॉन्स्टेंटली नीचे जाता रहेगा। ये इनर्ट गैसेस जा रही हैं यहाँ से, ये वर्क पीस है। इसमें क्या है, इसमें इनर्ट गैस तो कवर कर रही है, पर हमें इसमें फीड को एक्स्ट्रा ऊपर से कॉइल ऑफ वायर के थ्रू प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कंज्यूम ही नहीं हो रहा, जितना है उतना ही रहेगा। ये हमारे डिफरेंट स्टेप्स हैं टच स्टार्ट मेथड के। जैसे देखो, ये हमारे इलेक्ट्रोड है, ये वेल्ड पूल है, ये वायर मेल्ट हुई, मतलब ये टच स्टार्ट नहीं कह सकते, आप कह सकते हो कैसे जो हमारा कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है वो फिलर मेटल का काम कर रहा है। ये डायग्राम आप बना सकते हो, कहीं भी ये डायग्राम को बना सकते हो, कोई भी इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग का टाइप आए या टच स्टार्ट मेथड के ऊपर कोई क्वेश्चन आए तो ये आज के लिए ब्रह्मास्त्र टाइप का डायग्राम है। पहले हमने आर्क इनिशिएट कराई, आर्क इग्नाइट कराई टच स्टार्ट मेथड से, ओके हो गई, बेल्ट पुल बना, शील्डिंग गैस, वायर एंड मेल्ट। जो हमारी वायर है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है, मेल्ट हो जाने के बाद उनमें थोड़ा सा टच होता है और शॉर्ट सर्किट होता है। शॉर्ट सर्किट की मदद से, की वजह से, मदद से नहीं, की वजह से एंड में एक छोटा सा झटका प्रोड्यूस होता है। उस झटके की वजह से क्या होता है, ये मेल्ट होके पूरा नीचे टपक जाता है। देखो ब्रेजिंग सोल्डरिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बस इनकी डिफाइन आती है। ब्रेजिंग इन जॉइनिंग ऑफ मेटल थ्रू द यूज ऑफ हीट एंड अ फिलर मेटल हुज मेल्टिंग टेम्परेचर इज अबव 450। देखो, जॉइनिंग ऑफ मेटल थ्रू यूज ऑफ हीट एंड फिलर मेटल, तो देखो 450 से ज़्यादा है मेल्टिंग पॉइंट किसका, फिलर मेटल का, मेटल से कम है पर, तो वो ब्रेजिंग में आ गया। आप ये पॉइंट देखो बस, डिसिमिलर मेटल which cannot be welded can be joined by brazing. Soldering is a brazing type of operation where the filler metal has a melting temperature below. इसमें मेल्टिंग टेम्परेचर कम होगा दोनों से। ये सोल्डरिंग, ये ब्रेजिंग, ये की पॉइंट हो गए, इसे को डिफाइन कर देना, बस इतना ही आता है। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है रेजिस्टेंस वेल्डिंग, इसके भी काफ़ी सारे पार्ट हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। कान खोल के मैं चाहता हूँ पॉज ले लो, पानी पी लो और वापस से बैठ जाओ,
बस थोड़ी देर की लेक्चर और बचा है। तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग में क्या होता है, नाम से लग रहा होगा रेजिस्टेंस यूज़ करते होंगे, पर क्या कौन सा रेजिस्टेंस ये पक्का तुम्हें नहीं पता होगा। फ्रिक्शन वाला रेजिस्टेंस नहीं, इसमें हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी वाला रेजिस्टेंस, जो ओम्स लॉ पढ़ते हो, V इक्वल्स टू आई आर, उसका रेजिस्टेंस हम यूज़ करते हैं। बोथ एंड हीट एंड प्रेशर आर यूज्ड। हीट इज जनरेटेड बाय इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ वर्क पीस, प्रेशर इज सप्लाइड एक्सटर्नली एंड इज वेरिड थ्रू वेल्ड साइकिल। इसमें हम हीट भी करते हैं वर्क पीस को, और हीट करने के बाद प्रेशर, हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं। वो कैसे करते हैं ये बताता हूँ। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं, ये बता दिया। अब इसका पहला टाइप है स्पॉट रेजिस्टेंस। स्पॉट रेजिस्टेंस का मतलब है एक नगेट बनेगा, एक फेल्ड पूल बनेगा, एक स्पॉट बनेगा। देखो मैं यहाँ से समझाता हूँ। ये हमारे पास कह लो इलेक्ट्रोड्स हैं दो, ये वर्क पीस है। सबसे पहले हम इसका फोर्स लगाएंगे, फोर्स लगाई, पर अभी ये फोर्स एक्सेस नहीं है, हमने इसको पकड़ने के लिए फोर्स लगाई है बस, ठीक है। इसके बाद हमने इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराई, तो V इक्वल्स टू आई आर की मदद से जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है उससे हीट प्रोड्यूस होगी। एच इक्वल्स टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर होता है ना। उस तरीके से हीट प्रोड्यूस हुई तो एक बेल्ट पुल बना। अब हम यहाँ पे और प्रेशर अप्लाई करते हैं, प्रेशर अप्लाई करने के बाद इसको उठा देते हैं, और जो ये है बेल्ट पुल, इसको ठंडा होने देते हैं। इस तरह से हमारे पास एक स्पॉट बनता है। ये डायग्राम देखो, स्टेप्स में डिवाइड करा हुआ है। फर्स्ट स्टेप देखो, ये ऊपर वाला फोर्स का है, नीचे वाला करंट का है। तो फर्स्ट स्टेप में ना हमने करंट दिया ना फोर्स दी, तो 0 0। फिर सेकंड स्टेप में हमने थोड़ी सी फोर्स अप्लाई करी और उसको मेंटेन रखा, है ना, फोर्स अप्लाई करी और मेंटेन रखा कि इसको पकड़ के रखे। थर्ड स्टेप में हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी और हमारी फोर्स उतनी ही है। इसके बाद हम करंट को, ये देखो ये जो डेस्ट है ना, ये ऑप्शनल होता है। आप चाहो तो यहाँ पे एक बार ठंडा हो गया, पर पूरा ठंडा नहीं हुआ, तो आप एक और बार आर इलेक्ट्रिसिटी पास करा सकते हो ताकि अच्छा आपको आउटपुट मिले। फिर स्टेप में हम ये फोर्स को कम कर देते हैं और अपना जो वेल्ड है उसको निकाल लेते हैं। ये डायग्राम अच्छा है, बनाओगे तो काफ़ी चांस हैं नंबर अच्छे ही मिलेंगे। नेक्स्ट है सीम वेल्डिंग, रेजिस्टेंस सीम वेल्डिंग। स्पॉट देख लिया हमने। सीम का मतलब एक कॉन्टिन्यूअस फ्लो समझ लो, जैसे नदी होती है उस तरह। इसमें हम इलेक्ट्रोड को रॉड की जगह रोल्स में यूज़ करते हैं। ये देखो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है और इसको एक रोलर्स से कनेक्ट कर दिया है। तो जो हमारी शीट होती है, इसको शीट के लिए यूज़ करते हैं। दो शीट को लगा के इसको रोल कराते हैं तो हमारे कॉन्टिन्यूअस स्पॉट बनते जाते हैं, ओवरलैपिंग बेल्ट, और उसको सीम बोल देते हैं। Weld is made between overlapping shield of method. The basic equipment is same as for Scott welding, except that electrode are now in form of rotating disc. नेक्स्ट हमारी प्रोजेक्शन वेल्डिंग। देखो अब स्पॉट वेल्डिंग में लिमिटेशंस थी कि जो इलेक्ट्रोड है वो मेंटेन रहना चाहिए एक ही जगह पर, अगर वो इधर उधर हिला तो ऑब्वियस सी बात है अच्छा हमें आउट नहीं मिलेगा। फॉर एडिशनल स्ट्रेंथ मल्टीपल वेल्ड्स नीडेड। अगर हमारे जो वेल्ड के वर्क पीस हैं जिस पे हमें काम करना है उनका साइज बड़ा है तो हमें काफ़ी सारे स्पॉट बनाने पड़ेंगे, तो टाइम कंज्यूमिंग दिया। अब इसके लिए जो हमने एक नई टेक्निक निकाली और उसको नाम दे दिया प्रोजेक्शन वेल्डिंग। इसमें क्या होता है, हम नगेट्स बना के रखते हैं। देखो डायग्राम से समझाता हूँ। जैसे ये देख रहे हो ना, बीच में थोड़ा सा हमने नीचे दे दिया, फिर इसको हम इस प्लेट को रखेंगे, ये नीचे वाला बेस और ये ऊपर वाला पार्ट, ये इलेक्ट्रोड है पूरा। अब क्योंकि ये भी मेटल है तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, इसमें भी आ जाएगी। अब मूवेबल पार्ट से हम इसको प्रेस करते हैं और वही इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, तो वेल्ड बन जाता है। अब वेल्ड देखो यहाँ पर पहले बनेगा, इधर बनेगा, इधर बनेगा, वेल्ड पुल बन गया। उसके बाद जब ये हमें लगेगा कि हो चुका है हमारा पूरा काम, तो हम इसे ऊपर पुश करके हटा लेंगे।
ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं, यहाँ पे नगेट बना दिए। फिर अगर हमें यू के ऊपर यू का शेप बनाने हैं तो किस तरह से नगेट बना सकते हैं। आप ये वाला डायग्राम बना के आना, इसको बनाओगे टाइम ज़्यादा लगेगा। अपसेट बट वेल्डिंग। अब इसमें क्या होता है, हम वेल्डिंग तो करते हैं बट एट अ कॉस्ट ऑफ अपसेट। अपसेट का मतलब, देखो अपसेट का मतलब ये समझ लो अभी के लिए कि जो हमारी ओरिजिनल लेंथ है, शेप है, वो डिस्टॉर्ट हो चुकी है, अपसेट हो चुकी है। End of two part having same cross section to be joined together are clamped in position in electrode। जो हमारे दो वर्क केसेस हैं हम उनको क्लैंप कर देते हैं। क्लैंप मतलब जैसे आपने केमिस्ट्री में टाइट्रेशन करते टाइम अपनी ब्यूरेट को क्लैंप करा हुआ, उस तरह से। द मूवेबल हेड इज मूव टुवर्ड द फिक्स्ड अंटिल, देखो अब इसमें एक पार्ट फिक्स्ड होता है, एक मूवेबल होता है, हम उस मूवेबल वाले पार्ट से ही प्रेशर लगाते हैं। Then the proper current is made to flow when the interface has been heated to plastic state, current is switched off and welding pressure increased। इसमें हम मेल्टिंग पॉइंट तक नहीं जाते, इसमें हम करंट को तब तक अप्लाई करते हैं जब तक प्लास्टिक स्टेट पे ना आ जाए बीच वाला पोर्शन जो हमें वेल्ड है। उसके बाद हम करंट को बंद करके प्रेशर को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से ये थोड़ा अपसेट हो जाता है। फिर नेक्स्ट है फ्लैश वेल्डिंग। It is similar to upset welding except that heat required is obtained from arc। अब इसमें जो हीट, उसमें तो हम प्लास्टिक स्टेट तक हीट करते हैं, पर इसमें क्या होता है, टच स्टार्ट मेथड से एक आर्क प्रोड्यूस करी, उसे बंद करा और वापस से ये प्रेशर लगाया, तो यही एक डिफरेंस है। द एंड पीस नीड नॉट टू बी पैरेलल लाइक इन अपसेट बट वेल्डिंग। ये अपसेट बट वेल्डिंग ऊपर वाला डबल टी आना चाहिए था। और इसी साथ हमारा ये ख़त्म हो चुका है। देखो वापस से एक बार रिवाइज करते हैं। ये पार्ट हमने पहले कर लिए, ये भी कर लिया। उसके बाद हमने वेल्डिंग करी, ऑक्सी एस्क्रीन वेल्डिंग। इसमें एस्क्रीन यूज़ करते हैं C2H2। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग हमने देखी कैसे टच स्टार्ट मेथड होता है। SMAW मतलब सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग और उसके दो टाइप, टिग और मिग, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टेंस वेल्डिंग के हमने देखा, स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, फ्लैश, फिर अपसेट वेल्डिंग देखा। सोल्डरिंग एंड रेजिंग की डिफाइन मैंने आपको मिग के बाद बताई थी, एंड वेल्डिंग की तो बताई थी जब हम दो पार्ट को वेल्ड करते हैं मेल्टिंग पॉइंट से अबव टेम्परेचर पे। तो इस तरह से हमने जो पूरी यूनिट 2 है वो कवर कर लिया। आई थिंक शायद 1 घंटे के अंदर इतना टाइम आप दे सकते हो अपने मिड सेम से पहले। So best of luck for the exam. Prepare well. Goodbye.